be formally starting our lecture for today, and this is provided to you by CEPI, which is Pakistan's apex one-stop solution for all of its competitive examinations. तो हम आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड है पाक अफेयर्स के ऊपर। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन भी बताता जाऊं अपना, जिन लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन जिनसे नहीं हुआ हुआ। माय नेम इज शहरियार अली खान and I'm a graduate of NUST, and I've had the privilege of having foreign primary and secondary education. उसके अलावा ये है कि I've always been very enthusiastic about and passionate about foreign affairs and domestic affairs. तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा जो कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स हैं। तो आज का हम लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी पहले बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान अफेयर्स है क्या और सीएसएस में इसकी क्यों इंक्लूजन हुई है। तो थोड़ा सा हम पहले आते हैं इसके ब्रीफ ओवरव्यू के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली पाकिस्तान अफेयर्स, इसका स्कोप क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम पहले ये चीजें देखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मली लेक्चर की तरफ आएंगे। एंड आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू गाइस, अगर आप सवाल जो है अपने जो एंड पे हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा तो उसमें फिर हम फॉर्मली स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अमरा, मैं आपका भी जवाब जो है ना इसका एंड पे देता हूँ सवाल का, आप एक और दफा पूछ लीजिएगा बेशक। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि पाक अफेयर्स है क्या। तो पाक अफेयर्स आपका जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली 100 मार्क्स पे मुश्तमिल है, और ये जो है वो आपके 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का एक सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो है हमारा बेसिकली जो आप अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, तो आपको और इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू सा हो जाएगा। उसके अलावा जिसका स्कोप और इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारा पाक अफेयर्स का सब्जेक्ट जो है वो बड़ा ही वाइटल सब्जेक्ट है। किस तरह से? क्योंकि एक तो ये आपका नंबर 1 करंट अफेयर्स के साथ आपका काफी ज्यादा ओवरलैप होता है और काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। नंबर 2, आपके इंग्लिश ऐसे के साथ जो है ये काफी ज्यादा इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, और इसके साथ एक ओवरलैप भी करता है। आप ये भी देखेंगे और आपने शायद देखा भी हो कि आपका इंग्लिश ऐसे का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर काफी सारी दफा ऐसे होता है कि आप पास्ट पेपर्स अगर देखें तो आपके सवाल जो हैं वो डायरेक्टली पाक अफेयर्स के सवाल से मोल्ड होके आ जाते हैं। तो इसकी स्कोप और इम्पोर्टेंस ये है। बाकी भी सब्जेक्ट्स में आपको आईआर में, पॉलिटिकल साइंस में भी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको इसकी रेलेवेंस नजर आएगी, और इसका स्कोप और इसकी स्कोप और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो नजर आएगी। अब हम बात करते हैं अगली अपने टॉपिक की तरफ। जो कि हमारा सिलेबस है, अगला पोर्शन। तो सिलेबस ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, जिन्होंने इस सिलेबस को नहीं देखा हुआ। मैं एक दफा आप लोगों के सामने इसको फ्लैश करूंगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इसको ओवरव्यू एनालाइज कर सकते हैं। मैं पूरा पूरा आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि हम जो है थोड़ा सा सिलेबस से हटके टॉपिक्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस आपका डिजाइन हुआ हुआ है 2016 के ईयर में, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली वेरी मच रेलिवेंट। तो एक दफा आप इस सिलेबस को वैसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके पॉइंट्स जो हैं, आई विल गिव यू गाइस अ कपल ऑफ सेकंड्स। इसका पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस में जो आपके इंक्लूडेड है वो ये पार्ट भी है, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ कि हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या अपने लेक्चर के अंदर और अपने पूरे कोर्स के अंदर। तो टॉपिक्स जो हमारे टू बी कवर्ड है उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रीफ बात कर लेते हैं कि क्या टॉपिक्स हैं, उनकी क्या रिलेवेंस है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा कंपैरेटिव एनालिसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द सिंगल नेशनल करिकुलम, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टिकल्स। ये बहुत ही आपने वाइडली सुना हुआ भी होगा। सिंगल नेशनल करिकुलम पे आजकल बहुत सारे बातें हो रही हैं, टॉक शोज में बातें हो रही हैं, न्यूज पेपर्स के अंदर बातें हो रही हैं। तो ये टॉपिक हमारा काफी पर्टिनेंट है। उसके अलावा जब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तान रोल, जिसमें हम देखते हैं सऊदी अरेबिया एंड ईरान की जो कोल्ड वॉर है, और उसके अलावा उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, मीडिएशन का रोल है या फिर बायसनेस का रोल है। उसके ऊपर हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान vis-a-vis द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अफगान कनंड्रम,
caught between the geopolitical fire। तो इसमें हम देखेंगे कि अफगान वॉर में पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, ओवर द पास्ट क्या रहा है हिस्टोरिकली, फ्यूचर में क्या रोल है, प्रेजेंट में क्या रोल है, पीस टॉक्स में पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपना हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कंपैरेटिव पाक यूएस रिलेशंस, द पेटेंट क्लाइंट पास्ट एंड पॉसिबल फ्यूचर विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। कि पाकिस्तान की किस तरह से यूएस के साथ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन हम सुनते आते हैं कि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन है कि जरूरत पड़ती है तो यूएस हमें फ्रेंड बना लेता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो छोड़ देता है हमें। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि हिस्टोरिक एक ओवरव्यू लेंगे हम। उसके बाद हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करेंगे कि कैसा हमें नजर आता है कि किस तरफ रिलेशन मोल्ड हो रही हैं। उसके अलावा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो FATF एंड पाकिस्तान इनहेरेंट क्वागमायर, के जो FATF और FATF का जो डायलेमा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान किस तरह इसमें से एक तरह से फंस चुका है, तो इसकी क्या हिस्ट्री है, और दूसरा हमें क्या नजर आता है, क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट एग्जिट कर जाएगा, क्या होगा, ब्लैक लिस्ट तो नहीं होगा पाकिस्तान, अगर ब्लैक लिस्ट होता है तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो वो हम उस पर बात करेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक है वो इंडो पाक एंड द इंसेसेंट और एवरलास्टिंग कश्मीर प्रेडिकमेंट थ्रू द लेंस ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें हम बात करेंगे इंडो पाक रिलेशंस की, कि इतने सालों में इंडो पाक रिलेशंस के क्या अप्स एंड डाउन्स थे, किस तरह रिलेशंस जो है वो चली हैं। उसके अलावा कश्मीर इशू जो हमारे एक नेवर एंडिंग सा इशू रहा है, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया। फिर हम बात करेंगे कंपैरेटिव मैकेनिजम्स ऑफ इंडियाज हाइब्रिड वॉर एजेंडा एंड स्ट्रेटजी। तो इंडिया की अभी हमने ISPR की कॉन्फ्रेंस भी आपने लास्ट ईयर देखी होगी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, कि किस तरह उन्होंने अनवील किया कि किस तरह जो इंडियन हाइब्रिड वॉरफेयर का जो पूरा एजेंडा है वो किस तरह से अनफोल्ड हुआ है। उसके बाद हमारा जो EU डिसइंफो लैब के जो 15 साल से वो हमारा एक उनका एक चलता आ रहा था हाइब्रिड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वो किस तरह से अनवील हुआ और किस तरह उसके शॉकिंग रेवलेशंस थे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक अनदर टॉपिक ऑफ चीफ इम्पोर्टेंस, जो कि है रेमिफिकेशंस ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान द रिस्पांस, के पाकिस्तान का कोविड-19 का पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और पाकिस्तान ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है और करता आ रहा है, जिसे हम देख रहे हैं थर्ड वेव के अंदर। उसके अलावा हम बात करेंगे द प्लाइट ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, अ होलिस्टिक ओवरव्यू। इस टॉपिक को हम आज भी टच करेंगे हम अपने डेमो लेक्चर में। ये भी काफी पर्टिनेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद हम बात करेंगे द टाइम बॉम्ब ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, कि किस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है। आपका एवरेज फैमिली साइज जो है वो 6.5% है, तो किस तरह से ये हमारे साउथ एशिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। तो इस तरह से हम देखेंगे इस टॉपिक को। उसके अलावा हम बात करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, के नेशनल इंटीग्रेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, एथनिक इश्यूज क्या हैं, प्रोविंशियल इश्यूज क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज क्या हैं। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे द इम्पेनेट्रेबल रिलेशनशिप ऑफ पाक चाइना इन द लाइट ऑफ CPEC एंड द रीजन, के पाक चाइना की जो एक हम देख रहे हैं कि एक रिलेशन है वो किस तरह से बिल्ड हुई है ओवर द इयर्स। उसके अलावा CPEC ने इसको किस तरह से ऑगमेंट या इनहेंस किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और फ्यूचर इसका देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे द टू एज्ड और डबल एज्ड पॉलिटिक्स ऑफ द 18th अमेंडमेंट। 18वीं तरमीम की हम देख रहे हैं काफी डिबेट हो रही है, इस गवर्नमेंट के टेन्योर में भी हुई, इससे पहले भी हुई, कि क्या इसको रोल बैक करना चाहिए, क्या इसको अमेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसको। तो हम देखेंगे उसके क्या पहलू हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी, टेल ऑफ चेंजिंग पॉलिसीज एंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स, कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ हम देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में उसका कोई हम सब्सटेंशियल वो नहीं देखते इम्प्रूवमेंट। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती हुई नजर आएगी या आ रही है। अभी तक तो इसके इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, कुछ इंडिकेटर्स बिल्कुल हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो इट इज अ डिसमल सिचुएशन। उसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिडाइज डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, सिविल मिलिट्री रिलेशन, जो बेसिकली हमारा एक सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस कैसे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और क्या हुआ है। और अभी जो एक हम मीडिया में सुनते हैं कि हाइब्रिडाइज्ड डेमोक्रेसी की बात होती है, वो क्या है, करंट गवर्नमेंट को अक्सर इसलिए कोट किया जाता है। तो इसके ऊपर भी हम ब्रीफली अपने लेक्चर अस्सलाम के वालेकुम अंदर बात करेंगे। जी वालेकुम सलाम।
शहरियार साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, काइंडली मुझे अनम्यूट कर दे 1 मिनट का। कि क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे पाकिस्तान अफेयर का कोई जैसे क्वेश्चन आता है, एक्चुअल पेपर आता है सीएसएस पीएमएस में, तो पहले तो आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान अफेयर के सीएसएस या पीएमएस के पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं एंड कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? जी ताहा नाम है आपका? हेलो। नो नो नो, शहरियार साहब, मेरा नाम कामरान जिलानी है। मैं अभी अपना नाम करेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जो है आप राइट। बता दें कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं एंड कितने जी जी क्वेश्चन टोटल आते हैं फॉर द मैं आपको पाकिस्तान बताऊँ। अफेयर पेपर। अच्छा जी जी प्लीज। पहले तो मैंने थोड़ा सा अर्ज किया था कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे कर लें तो थोड़ा सा बेहतर होगा, ताकि लेक्चर के हमारा जो रिदम है वो मेंटेन रहे। हाउएवर मैं आपके सवाल के जवाब दे देता हूँ कि पाक अफेयर्स के हमारे पेपर में 7 सवाल होते हैं और 7 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर बाकी के सवाल हम एंटरटेन एंड पे कर लेंगे, आराम से हम बातचीत कर लेंगे तब। अभी हम जरा लेक्चर को फॉर्मली कंडक्ट कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने सवाल बेशक नोट डाउन कर लें, फिर आराम से हम आप पूछ लें मुझसे। थैंक यू। अच्छा जी, वापस आते हैं और बात करते हैं अपने सिलेबस, जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में, और कि हम बात करेंगे रिपोजिशनिंग या ट्रांसपोजिशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, के पाकिस्तान की हम चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं इस स्टेटस को के अंदर, कि किस तरह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज होती हुई नजर आ रही है हमें, और क्या इसके रिpercussions हैं, क्या होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान एक नया ब्लॉक बना रहा है कुछ कंट्रीज के साथ, और इस ब्लॉक बनाने के पीछे क्या मोटिव है, और ग्लोबल एक जो ब्लॉक्स बन चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टूर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वीज़ वी पाकिस्तान, कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, और इसके क्या इफेक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान किस तरह से अफेक्टेड है, और इन टॉप 10 के अंदर है पाकिस्तान जो है मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वाटर क्राइसिस एंड हाइड्रो पॉलिटिक्स। ये हम देखते हैं अपने पास्ट पेपर्स में भी काफी ज्यादा दफा ये सवाल आ चुका है आपका वाटर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के ऊपर। इसके क्या पहलू हैं, इंडिया के नज़र से क्या है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। डैम्स किधर बन रहे हैं, क्या हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद हम एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे, जो कि ये भी एक पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा ये सवाल पूछा गया है, और फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं इस सवाल को। उसके बाद हमारे लास्टली जो है वो प्री पार्टीशन पर्सनैलिटीज होंगी, एक्सक्यूज मी, और जिसमें बात हम देखते हैं अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, शाह वलीउल्लाह, इसी तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं इनके ऊपर सवाल आते हैं। और प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें बहुत सारी दफ़ा सवाल आते हैं 3 जून प्लान के ऊपर, और इसी तरह हमारे अलग अलग जो मेन मेन इवेंट्स हैं उसके ऊपर सवाल आते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करते जाएंगे। अच्छा जी, कामरान, I'll answer your questions in the end if it's possible. Thank you very much. मैं आपको बुक्स वगैरह भी रिकमेंड कर दूंगा सारी। अच्छा जी, सब्जेक्ट प्लानर के ऊपर जाते हैं हम अपने। सब्जेक्ट प्लानर हमारा क्या है? सब्जेक्ट प्लानर जो अभी आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं उसकी बेसिस पे ये हमारा हमने सब्जेक्ट प्लानर बनाया हुआ है। ये सब्जेक्ट प्लानर जो है वो 17 लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसको आप देख सकते हैं एक दफ़ा। मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लानर ये है हमारा, इस तरह हम चलेंगे लेके इस पूरे कोर्स को। और अब हम बात करेंगे कि आपको क्या-क्या प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस प्रोवाइडेड बाय द एफपीएससी। आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी आपकी एफपीएससी के अकॉर्डिंग, एफपीएससी के सिलेबस और पेपर पैटर्न के मुताबिक। ठीक है। सेकंडली, नोट्स मेकिंग टेक्निक्स एंड इवैल्यूएशन बाय द इंस्ट्रक्टर। मैं आपको बताऊंगा नोट्स मेकिंग किस तरह करनी है, क्या टेक्निक्स होती है नोट्स मेकिंग की, किस तरह आप अपना टाइम सेव अप कर सकते हैं, कहाँ आप अपना टाइम जो है अगर आप लगाएंगे तो आप बिल्कुल एक बॉटलनेक की तरफ चले जाएंगे। उसके अलावा मैं इवैल्यूएशन आपको खुद भी एक तो असाइनमेंट्स दूंगा, उसके अलावा आप अपनी इवैल्यूएशन खुद भी, अगर आप कहते हैं मैं कोई सवाल अटेम्प्ट करके चेक करवाना चाहता हूँ तो वो भी आप मुझे करवा सकते हैं, तो यू आर फ्री फॉर दैट। उसके अलावा पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, कितने पेजेस लिखने हैं, कैसे आपने लेके चलना है सवाल को, क्या क्या डायग्राम्स बनानी है, किस तरह आपने कोटेशंस डालनी है, किस तरह आपने स्टैट्स एंड फैक्ट्स कोट करना है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे अपने इस कोर्स में। उसके बाद हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ योर अटेम्प्टेड क्वेश्चन बाय द इंस्ट्रक्टर। इसका मैंने आपको बताया कि इवैल्यूएशन मैं किस तरह से करूंगा। इंडिविजुअल गाइडेंस के ऊपर हम फिर बात करेंगे। इंडिविजुअल गाइडेंस हमारी पूरे एक प्लेटफॉर्म का एक क्राइटेरिया है, और ये सारी पॉलिसी जो है हमारे प्लेटफॉर्म की है जितनी बता रहा हूँ आपको, और ये एस्पेक्ट्स जो हैं।
इंडिविजुअल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल गाइडेंस आपको 24/7 अवेलेबल है। आप जब भी अपना आप कंसल्ट करना चाहें, इंडिविजुअल गाइडेंस लेना चाहें, तो वी आर अवेलेबल 24/7। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू शेयर द नोट्स एंड क्वेश्चंस विद इंस्ट्रक्टर ऑन व्हाट्सएप फॉर इवैल्यूएशन। वंस अगेन ये इवैल्यूएशन की बात जैसे मैंने आपको बताई है वो है। उसके अलावा रेलेवेंट रीडिंग, वॉचिंग मटेरियल एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्ट्रक्टर टू सेव योर टाइम। कि किस तरह से रेलेवेंट रीडिंग आपको, आप इररेलेवेंट रीडिंग पे ना जाएं, आप फजूल की जो कभी कभी आपके पास आ जाती रीडिंग्स वो आप ना बताएं। ठीक है, उसके अलावा आप मतलब हम आपको जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, वीडियो लिंक है वो अटैच करके बताएंगे। उसके अलावा आपके मॉक टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे आपके कोर्स के एंड के ऊपर, और इवैल्यूएशन ऑफ ईच टेस्ट विल बी डिलीवर्ड इंडिविजुअली, वन ऑन वन आपकी फोकस्ड होंगी, स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग होगी पूरी पूरी। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने टॉपिक के फॉर्मली आने से पहले कि हम जो है, आप हमारे साथ पूरे साल के लिए जुड़े रहेंगे। ये नहीं कि होता कि ये नहीं होगा इसमें कि आप अगर रजिस्टर करवाते हैं तो आप हमारे कोर्स से 2 महीने बाद जो है वो, या 3 महीने बाद जो है वो, हम आपको अलविदा करके हम आपसे कांटेक्ट नहीं, आप जब चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस पूरे साल में। और बल्कि हमारी स्पेशल वर्कशॉप्स कंडक्ट होंगी हर टॉपिक की, नई नई आपकी जब कोई होती है, कोई नई चीज आती है, कोई नया इवेंट होता है, उसके ऊपर हम एक वर्कशॉप भी रखेंगे हर इवेंट के लिए। उसके लिए भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हैं, और पूरे साल के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहेंगे। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर कि आज का टॉपिक है क्या। तो आज का टॉपिक जो बेसिकली हमारा वो गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, क्राइसिस एंड रिफॉर्म्स, कि किस तरह से गुड गवर्नेंस जो है वो एब्सेंट रही है पाकिस्तान के अंदर, और हमने कुछ ज्यादा हम इसमें कर नहीं पाए गवर्नेंस के हवाले से, और अभी भी हम देखते हैं कि गवर्नेंस क्राइसिस हमें नजर आता है थोड़ा सा अपने स्टेटस को के अंदर भी। तो इसके हम अंदर बात करेंगे कि क्या क्राइसिस रहा है इसका, और हमें रिफॉर्म्स इसके कहाँ मिलते हैं, और हम क्या कर सकते हैं रिफॉर्म्स के लिए। तो हम अब अपने जब स्टार्ट करते हैं तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोग के मुताबिक कि क्या की फैक्टर्स हैं या की एलिमेंट्स हैं गुड गवर्नेंस की, कि किस तरह गुड गवर्नेंस की क्या फैक्टर्स आपको जहन में आते हैं, आप अपने चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। क्या अच्छी हुकूमत करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है कि गुड गवर्नेंस के लिए। यूनिटी, वेरी नाइस जी। और आप इक्वालिटी, वेरी गुड, बिल्कुल। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, वेरी नाइस, बिल्कुल जी। ऑनेस्टी जी, सभा बिल्कुल। बिलीफ इन रिलीजन जी। रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल जी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर शफीक। इसके अलावा आपको कोई जहन में आ रहा है? ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी जी, बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल आप लोगों के सवाल मोरल लेस, आपके आप लोगों के जवाब जो है मोरल लेस, दे वेरी नाइस। माइन बिल्कुल जी, रिस्पॉन्सिवनेस। अच्छा, तो हम अब फॉर्मली बात करते हैं कि क्या टेनेट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं गुड गवर्नेंस के। ठीक है, इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे, ये एक फ्लो चार्ट है, ये आप अपने पेपर सॉल्व करते हुए बनाएंगे तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। तो हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस के ऊपर, कि क्या एलिमेंट्स है गुड गवर्नेंस के। एक सबसे पहले हम नंबर 1 बात करते हैं, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सबके लिए, वो एक एक तो बराबर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुड गवर्नेंस के कंट्रीब्यूशन के अंदर। उसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एक बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट शुड बी अकाउंटेबल एज वेल। वो भी जवाब, एक बिल्कुल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए कि जी जो मर्जी हो वो गवर्नमेंट कर दे। तो उसकी एक प्रॉपर ऑपोजिशन होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट चलाने का तरीका होता है, बाय द लॉ चलनी चाहिए गवर्नमेंट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम उसको कहते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुड गवर्नेंस को कंट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ, के कानून की बालादस्ती जो होती है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रूल ऑफ लॉ जो है काफी ज्यादा एक्सट्रीमली वाइटल एक सब्जेक्ट है, गुड गवर्नेंस का एक एलिमेंट है।
तो अगर आपकी कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो गुड गवर्नेंस तो वैसे ही आपकी कहीं से आप मैच ही नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या बात करेंगे जस्टिस की, इंसाफ की, कि इंसाफ जहां आपको नहीं मिलेगा जिस मुल्क में या जिस गवर्नमेंट में, तो गुड गवर्नेंस की तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। वो एक मतलब वो तो हम कह ही नहीं सकते गुड गवर्नेंस हो रही है। तो जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, ये बहुत ही मतलब आप प्राइमरीली अगर गुड गवर्नेंस की बात करें तो सिक्योरिटी, आपकी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो लोगों का और मालो दौलत का, वो बहुत जरूरी है आपका। उसके अलावा आपकी गुड गवर्नेंस तो बन ही नहीं सकती। उसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्टोरल एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, आपके हर बंदे को वोटिंग का राइट हो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो, ग्रास रूट से आपके लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, जो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुड गवर्नेंस का। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड बेसिक फ्रीडम्स, के ह्यूमन राइट्स के जो फैक्टर्स हैं, की फैक्टर्स हैं, और बेसिक फ्रीडम्स की थोड़ी सी आज़ादी जो होती है हमारी जो सिटीजन्स की है, और बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिलने चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे गुड गवर्नेंस के अंदर। अच्छा, फिर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की हम बात जब करते हैं तो ये एक बड़ा की एलिमेंट है गुड गवर्नेंस का, कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हर बंद अक्रॉस द बोर्ड, जो हमारी एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये गुड गवर्नेंस का काफी एक फैक्टर है, और हम अच्छी अच्छी गवर्नमेंट में यही देखते हैं कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो काफी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एट द सेम टाइम होती है। उसके बाद हम इक्विटी की बात करेंगे, बराबरी सतह पे सबको लाना, एक इक्विटी प्रोवाइड करना, कि फ्री फेयरनेस हो, उसमें इक्वालिटी हो हर चीज के अंदर। तो वो एक दिस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू गुड गवर्नेंस। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, कि आपका राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, जो आपका एक बेसिक टेनेट है गुड गवर्नेंस का, और आपके पॉपुलस के लिए, पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्या राइट टू इंफॉर्मेशन, वो एक बड़ा की एक और की फैक्टर है गुड गवर्नेंस का। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी है बाय द ब्यूरोक्रेसी, बाय द गवर्नमेंट, वो इंतहाई जरूरी है आपका एक गुड गवर्नेंस का फैक्टर जो है। अगर ये नहीं होगा, पब्लिक सर्विस आपकी डिलीवरी नहीं होगी, तो आपकी गवर्नमेंट एक तरह से चल ही नहीं सकती, राइट। तो हमने ब्रीफली बात कर ली एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि इस गुड गवर्नेंस नॉन एग्जिस्टेंट पाकिस्तान, क्या गुड गवर्नेंस पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, या अगर मौजूद है तो आप वो भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। ऑन 50% बेसिस, राइट जी, टू सम एक्सटेंट इट इज सही सब। और कोई जवाब देना चाहेगा कि गुड गवर्नेंस है पाकिस्तान में या नहीं है, क्या आपको, आप लोगों को लगता है? नो गुड गवर्नेंस पाकिस्तान, राइट सलीमा। नीड्स इम्प्रूवमेंट, राइट बिनेश सर, नॉट टू इन्फॉर्म, बिल्कुल जी। अच्छा, जो अब हम इसको फॉर्मली डिस्कस करते हैं कि क्या गुड गवर्नेंस अगर नॉन एग्जिस्टेंट है तो वो किस तरह से है। तो हम बात करेंगे कि नॉन एग्जिस्टेंस किस तरह से रही है पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस की, कि है ही नहीं गुड गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन, माइट इज राइट ओइंग टू द एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ किस तरह से एक एब्सेंस रहा है। जिस तरह मैंने कहा है कि कानून की बालादस्ती जो है वो बहुत जरूरी है गुड गवर्नेंस का एक की फैक्टर। तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में ये मतलब हमेशा से ही हम देखते हैं कि कानून की बालादस्ती हमेशा से मिसिंग रही है, कहीं हम इसको हाईलाइटेड नहीं देखते। तो ये एक बड़ी एबिस्मल सी सिचुएशन रही है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर के रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस रही है। इसमें हम ये एक बड़ा की जो हमारा स्टैट है, या आप अपने पेपर में भी लाजमी, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कोट करें इसको, कि पाकिस्तान इज रैंक्ड 120th आउट ऑफ 128 कंट्रीज इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो आप इसके हालत आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालत है रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान के अंदर, कि 120th के ऊपर रैंक्ड है पाकिस्तान 128 में से। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडली, इनएफिकेसी ऑफ स्टेट गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस लीडिंग टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर्स। जो हमारे इदारे हैं
वो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि एक फेल्ड हम एक फेल्ड कैरेक्टर देखते हैं उनका। हमारा आप गिन के शायद बता सकते हैं 1 या 2 इदारे जो हमारे वर्किंग कंडीशन में हो या बहुत हम देखे हैं कि एफिशिएंट है, बाकी वो इनएफिशिएंट रहे हैं। वो हमेशा से यही हालात रहे हैं। अब चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक उनके पर्सपेक्टिव्स हों। इसमें एक बहुत ही केस इन पॉइंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाई नेशंस फेल है। एक काफ़ी मशहूर किताब है, आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। उसमें बात की जाती है इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में। वो कहते हैं कि जी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करते हैं, वो पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करते हैं कि जी हाँ, पॉलिटिकल जो सारे फैक्शंस हैं वो एक पेज पे आके कंट्रीब्यूट करें, इकोनॉमिक फैक्शंस जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनको इंक्लूसिव बनाते हैं, उनको ताकि आपके गवर्नमेंट की और मुल्क की ग्रोथ हो। जो हमारे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो देखते हैं कि उस तरह से आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी नहीं होते, बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज और बनते जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा की फैक्टर है हमारा एक बैड गवर्नेंस का हम कहेंगे। शजील अभी मैंने इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस आपको बताया है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक और दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल नाउ। राइट। अच्छा जी, रैम्पेंट करप्शन की बात करेंगे। करप्शन जो है आपने मेरे ख्याल है बचपन से ही सुना होगा, करप्शन जो है वो अरूज पे है, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो उस पे हम बात करेंगे कि सलीमा, आई विल कम बैक टू दैट अगेन। मैं आपसे एक और दफ़ा डिस्कस कर लूँगा इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस एट द एंड। आप एक और दफ़ा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू। अच्छा जी, रैम्पेंट करप्शन की बात करते हैं। रैम्पेंट करप्शन किस तरह से रही है पाकिस्तान के अंदर? अ हमेशा से सुनते आ रहे हैं करप्शन जो है वो वो बड़ा ही फैल चुकी है बीमारी की तरह पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और वो किस तरह से हम पाकिस्तान जो है उसमें उस दलदल में फंसा हुआ है करप्शन की। और इसके अंदर हम देखते हैं कि एक बड़ा पर्टिनेंट फैक्टर जो है, और जो आप मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लीज डू राइट दिस इन योर पेपर इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो इसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज रैंक्ड 124th out of 180 countries in corruption perception index by Transparency International। तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हमारे करप्शन की क्या हालात हैं और किस तरह से करप्शन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे इनएडिक्वेट हेल्थ एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बाय द नेम, आप इसके बाय द सेंटेंस आप बता सकते हैं कि किस तरह से हमारी हेल्थ और एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही बुरा रहा है। एजुकेशन में तो बल्कि हमारे अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 22 या 23 मिलियन जो बच्चे हैं हमारे वो आउट ऑफ स्कूल हैं एट द मोमेंट, और कोविड की वजह से शायद ये और एक्सेसरबेट भी हो जाए और बढ़ जाएंगे। उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज हम देखते हैं कि बहुत ही बुरे हालात हैं हेल्थ के हमारे। और किस तरह से हमारे जो है अगर आप एक एनालिसिस एक सर्वे के मुताबिक अगर देखें, वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया था और एक एनालिसिस किया था, उनकी पूरी रिपोर्ट थी उस पे। तो उन्होंने भी बताया था कि 5% से भी कम जीडीपी जो है वो पाकिस्तान में इन दोनों चीजों के लिए खर्च किया जाता है, कंबाइंड हेल्थ एंड एजुकेशनल, बेयर इन माइंड। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टेट रन इंटरप्राइजेस सफरिंग इनॉर्मस लॉसेस ओइंग टू मिसमैनेजमेंट एंड बैड गवर्नेंस, कि किस तरह से स्टेट रन इंटरप्राइजेस जो हैं उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया बैड गवर्नेंस में। जिस तरह हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, पीआईए हमेशा ही लॉस में रही है जब से हमने देखा है। और उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स है, किस तरह ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने, स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिलियंस ऑफ रुपीस के लॉसेज जो है उन्होंने स्टेट एक्सचेकर को पहुंचाए हैं। तो ये एक बैड गवर्नेंस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। क्या कॉजेज हैं बैड गवर्नेंस, क्यों है पाकिस्तान के अंदर? मैं चाहूंगा आप लोग इस चीज का थोड़ा सा जायजा लें और जवाब दें कि क्या कॉजेज हैं बैड गवर्नेंस के पाकिस्तान के अंदर।
जी प्लीज कोई जवाब देना चाहेगा, क्या कॉजेज हैं बैड गवर्नेंस? नो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल जी। इग्नोरेंस, जी बिल्कुल। और कोई इसके अलावा क्या आपको लगता है कॉजेज हैं बैड गवर्नेंस के पाकिस्तान में? लस्ट ऑफ मनी, बिल्कुल जी, वेरी गुड। मिलिट्री रिजीम्स, करप्शन, बिल्कुल जी, एक भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा है। इसके अलावा कोई आप लोगों के पास अगर जवाब है? रूल एंड लॉ नेग्लिजेंस, जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फॉर्मली के क्या लैक ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल जी। अब हम देखते हैं कि क्या कॉजेटिव फैक्टर्स हैं बैड गवर्नेंस के पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंट डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी की, कि किस तरह डेमोक्रेसी को डिरेल किया गया है ओवर द इयर्स। हम देखते हैं हमारे ऑलमोस्ट 30-32 साल जो है वो मिलिट्री रूल के अंदर निकले हैं, और जिसकी वजह से एक डेमोक्रेसी के जो की टेनेट है उसको नुकसान पहुंचा है। और एक फ्रीक्वेंट डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही इसकी वजह से गवर्नेंस का काफी ज्यादा क्राइसिस रहा है। हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं चल पाते, हमारे जो मुल्क है उसको उस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती हो पाती। तो ये काफी बड़ा फैक्टर रहा है कि डेमोक्रेसी की डिरेलमेंट इवेंचुअली इन टर्न्स अफेक्ट्स द गवर्नेंस इन पाकिस्तान। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट एंड प्यूनी जुडिशरी की। जो हम देखते हैं कि अदालतें हैं हमारी, वो बड़ी एक बड़ी अजीब सा उनका एक वो रहा है, हिस्टोरिकली भी अजीब सा उनका वो एक फैक्टर है कि वो सही से जज नहीं करते, या एक डिले है, या अजीब से बॉटलनेक्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व। तो काफी काफी साल जो है वो केसेस चलते जाते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब परेशान कुन एक मसला रहा है पाकिस्तान के लिए, which automatically contributes to bad governance in पाकिस्तान। इसमें हम एक की स्टैट जो हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जी 1.9 मिलियन केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट्स अकॉर्डिंग टू डॉन। कि 1.9 मिलियन आपके जो है, दिस इज एन एनॉर्मस नंबर, कि आपके 1.9 मिलियन केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, इनका कोई है ही नहीं कुछ। तो ये एक आपके हालात हैं जुडिशरी के। उसके अलावा हम बात करेंगे फेवरेटिज्म एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड ब्यूरोक्रेसी। किस तरह से हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेटिक वर्किंग्स हैं, उसकी किस तरह से पॉलिटिसाइजेशन हुई है। उसके अंदर फेवरेटिज्म का फैक्टर हम देखते हैं, किस तरह से ओवर द इयर्स एक्यूमुलेट हुआ है। और किस तरह हम देखते हैं कि नॉन कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, या नॉन कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इवेंचुअली टॉप पे आ जाते हैं सिर्फ सिफारिशों के बेसिस के ऊपर, और दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ फॉर पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग। तो जिसकी वजह से दिस ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट्स टू बैड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड डायरेक्शन लीडिंग टू पुअर पॉलिसी डिसीजंस, कि किस तरह से लैक ऑफ पॉलिटिकल विल रहा है, डायरेक्शन कोई नहीं रहा है हमारा पॉलिसी मेकिंग में। उसके अलावा पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है, उसकी कुछ पॉलिसी होती है, अगली गवर्नमेंट का ये मोटिव होता है कि वो पॉलिसी खत्म करके जो है हम अगली उसके ऊपर जाएंगे, मतलब हम कुछ नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो पॉलिसी का फिर कोई बैकबोन नहीं रहती, और पॉलिटिकल विल जब आपके पास ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, तो दिस ऑटोमेटिकली लीड्स टू पुअर पॉलिसी डिसीजंस एंड इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू बैड गवर्नेंस। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरह से डर्थ ऑफ अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड रही है, कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी हम देखते हैं है ही नहीं। नैब जो है वो एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया जाता है। सभा कहती है कि सर डेमोक्रेटिक कंट्री में ही में ऐसा ही होता है। नहीं, लाजमी नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ही ऐसा हो। अभी हम स्पेसिफिकली गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो गवर्नेंस गवर्नेंस कहीं भी ये स्पेसिफिकली हम ये नहीं कह रहे कि डेमोक्रेटिक रिजीम हो या ऑटोक्रेटिक रिजीम हो, तो उसी में आर यू प्रोवाइडिंग द नोट्स एंड मटेरियल पाकिस्तान? जी बिल्कुल। पास पेपर्स के क्वेश्चंस जी बिल्कुल करवाएंगे। मैं कामरान आपके सवालों के ऊपर एंड पे आता हूँ, क्योंकि आपके डिटेल सवाल हैं थोड़े से, तो एंड पे आप बेशक जितना पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, अगली चीज पे आते हैं, अपना अगला पोर्शन, कि क्या रिफॉर्म्स हैं और किस तरह से हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम जो अपना सेक्शन है का नाम है हमारा, वो रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है।
रोड मैप टू गुड गवर्नेंस, कि किस तरह रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ हम आएंगे और किस तरह वो कंट्रीब्यूट करेगा एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव गुड गवर्नेंस बनाने में। मैं आपसे उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए गुड गवर्नेंस की तरफ, कि क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए करंट गवर्नमेंट को या फ्यूचर गवर्नमेंट्स को, ताकि वो गुड गवर्नेंस की तरफ जाए? मेरिट, बिल्कुल जी, वेरी नाइस। फ्रीडम, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शायद। बिल्कुल जी, वेरी नाइस अबा। अथॉरिटी शुड बी एक्टिव इन एनी फील्ड, वेरी नाइस सलीमा जी, बिल्कुल। इसके अलावा आप लोग के जहन में क्या आता है, क्या रिफॉर्म्स लानी चाहिए गवर्नमेंट को गुड गवर्नेंस की तरफ मूव करने के लिए? इक्वालिटी, बिल्कुल जी कामरान, वेरी नाइस। और कोई पॉलिटिक्स मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, जी सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी फर्स्ट प्रायोरिटी, जी शर्जील, वेरी नाइस। डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, जी वेरी वाइटल। जस्टिस, जी बिनेश, बिल्कुल राइट। तो अब हम बात करते हैं कि क्या रिफॉर्म्स हैं और क्या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें हम बात करेंगे बड़ा एक हम बुक कोट करेंगे जो आप बड़ी प्योर एंड ट्रू, जस्ट जी बिल्कुल सलीमा। तो हम बात करेंगे टेक अवेज हम जो लेंगे इस बुक से, वो बेसिकली रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की ही बात हुई गई है इसमें। और बड़ी एक अच्छी किताब है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, दिस इज रिटन बाय मलीहा लोधी। इनका नाम आपने काफी दफा सुना भी होगा, काफी एक मशहूर राइटर भी हैं। इसके अलावा शी हैज बिन द एम्बेसडर to US and UK and also the representative of Pakistan to the UN। तो इनकी काफ़ी अच्छी किताब है, मैं आपको इनकी किताब का थोड़ा सा क्रक्स एक तरह से बता देता हूँ। दिस बुक इज बेसिकली एन amalgamation of different writers and their suggestions। एक इम्तिजाज है डिफरेंट राइटर्स का और क्या उनके सजेशंस हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस बुक में क्या लिखा गया है। शुजा नवाज इस बुक में कहते हैं कि जी अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कि डेमोक्रेसी में कोई हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए आपकी, कोई इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए, डेमोक्रेसी को चलते देना रहना चाहिए आपको। कोई रुकावटें या मिलिट्री रिजीम या मार्शल लॉ की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेशक आपकी डेमोक्रेसी स्लो चले, कोई हो सकता है बेस्ट ना हो, लेकिन शुजा नवाज कहते हैं कि इसको आप चलने दें, इसको आप रोके नहीं। तो इस तरह इस ये जो है वो गुड गवर्नेंस के भी एक फैक्टर है, और ये इवेंचुअली आपके मुल्क के बेहतरी में साबित होगा। उसके अलावा बात करते हैं मुदस्सिर मलिक जो है, बूस्टिंग कम्पेटिटिवनेस। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक टर्म है। बूस्टिंग कम्पेटिटिवनेस बेसिकली मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ इसमें। ये कहते हैं कि जी आपके जो टैक्स इंसेंटिव देने चाहिए, वो उसके अलावा आपकी सब्सिडीज देनी, गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए, ग्रांट्स देनी चाहिए, ताकि आपकी जो न्यू प्रोडक्ट मेकिंग है उसमें फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मेकिंग हो पाकिस्तान के अंदर। तो मुदस्सिर मलिक बेसिकली ये बात करते हैं कि बूस्टिंग कम्पेटिटिवनेस, बूस्टिंग कंपटीशन, कंपटीशन को आपको बूस्ट करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे मुईद यूसुफ एंड शांजा खान का जो इसमें सजेशन है। वो कहते हैं कि जी एजुकेशन एज अ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव, कि एजुकेशन को आप फोकस करें, एजुकेशन के ऊपर जीडीपी अपना बढ़ाएं, एजुकेशन के ऊपर आप एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, ज्यादा से ज्यादा स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनाएं, इस पर फोकस करें, नई लर्निंग की तरफ जाएं। तो वो बेसिक, ताकि आप इसको एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव की तरह यूज करें। ये बड़े एक वाइटल फैक्टर है आपके ऊपर से। यूथ बल्ज भी आप देखते हैं कितना 60 to 65% आपका पाकिस्तान में यूथ है। तो आपकी एजुकेशन होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो है बैड गवर्नेंस के फैक्टर्स ये कम होते जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इशरत हुसैन की, जो सजेशन की। इशरत हुसैन का भी आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, काफी मशहूर है। रीटूलिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की है इन्होंने। इनकी किताब भी बल्कि इसी बारे में, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। और इन्होंने इस किताब के अंदर भी ये बात की है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को ट्वीक करना चाहिए, किस तरह उनको रीटूल करना चाहिए, किस तरह रिफॉर्म करना चाहिए उनको। क्योंकि आपके अगर बेसिक इदारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गुड गवर्नेंस की जो है वो अच्छे से अच्छी होगी, और आपका क्राइसिस जो है वो कम से कम होगा गुड गवर्नेंस का। तो ये बात वो करते हैं।
उसके अलावा हम आते हैं बारी बारी अब अपने अदर रिफॉर्म्स की तरफ कि क्या और रिफॉर्म्स जो हैं वो हम ला सकते हैं गवर्नेंस के अंदर। ठीक हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हम क्या बात करते हैं कि सिविल सर्वेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और टेन्योर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपको एम्पावर करना चाहिए, पुलिस को एम्पावर करना चाहिए विद बोथ रिसोर्सेज एंड मैन पावर एट द सेम टाइम। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। अभी हो भी रही है रिसेंटली, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं उस तरफ। तो ये लेकिन एक बड़ा की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो सकता है आपका कि कम्युनिटी पुलिसिंग को आप इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर कि क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले तो टैक्स रिफॉर्म्स आपके आने चाहिए। ठीक है, ताकि आपका एक टैक्स नेट और रेवेन्यूज जो है आपके बढ़े। ठीक है, ये बहुत ही पर्टिनेंट है। उसके बाद आपकी जो अननेसेसरी गवर्नमेंटल रेगुलेशंस हैं बिजनेसेस के ऊपर, जो आपके बिजनेस के ऊपर फजूल में हिंड्रेंसेस डाल देते हैं, तो वो आपको सब हटाना बहुत जरूरी है। तो उसको, ताकि हमारा एक बिजनेस कम्युनिटी भी उनको एक कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हो और ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में नंबर 1 हम बात करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स कितनी जरूरी हैं। आजकल हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स हमें हार्डली कहीं किसी सूबे में नजर आती हैं। तो उसको उसका इंट्रोडक्शन और प्रॉपर फंक्शन उनको फंक्शनिंग करना बहुत जरूरी है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह नए प्रोविंसेस और बाइकैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के नए प्रोविंसेस बनाना कितना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि काफी डिमांड भी है आपकी। उसके अलावा आपके जो बाइकैमरल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैं, कि आपके प्रोविंस में भी जो लेजिस्लेचर है वो 2 में डिवाइड होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर एक सुनवाई हो, सबकी एक डिस्ट्रीब्यूशन भी रहे। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से जो फेडरल हमारी बॉडीज हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स उनकी भी उनका भी रिफॉर्म होना चाहिए। फेडरल बॉडीज का रिफॉर्म होना चाहिए ताकि वो भी ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करें एक बेहतर गवर्नेंस के अंदर। सॉरी। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है, आपका काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है, और इसी के साथ हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं पूरी गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की वर्किंग्स की, ताकि आपका ब्यूरोक्रेटिक जो एक टर्म है रेड टेपिंग का, वो आपका कम से कम रहे इस सिचुएशन में। ताकि आपके ई गवर्नेंस हो, आपके ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो घर बैठे जो हैं वो अपने काम करवा सकें। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटाइजेशन का ज़माना है। तो सारी हम ग्लोबली भी देखते हैं कि यही ट्रेंड चलता आ रहा है गवर्नमेंट्स के अंदर भी, तो हमें इस तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अलावा हम बात करेंगे, उसके अलावा आपके जनरल रिफॉर्म्स हैं कि किस तरह आपके, जिस तरह हमने बात की कि और भी चीज़ें, करप्शन को आप कम करें, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को कम से कम रखें। तो ये और फैक्टर्स हैं या रिफॉर्म्स हैं जो हम ला सकते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर भी, और इवेंचुअली गुड गवर्नेंस के साथ कंट्रीब्यूशन के अंदर। तो ये हमारे कुछ रिफॉर्म्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे अब इसके अलावा आपकी कोई और सजेशन या रिफॉर्म्स अगर जहन में हैं तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। राइट, अब हम अपने फाइनल पार्ट की तरफ आते हैं। ये मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये जरूर आप कोट करें अपने पेपर के अंदर जब भी आपको गुड गवर्नेंस का सवाल आए, बेशक ऐसे के अंदर आए, करंट अफेयर्स के अंदर आए या फिर पाक अफेयर्स के अंदर आए। आपने ये जरूर कोट करना है। कोफी अन्नान का ये कोट है, द एक्स यूएन सेक्रेटरी जनरल। वो कहते हैं कि जी, गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। ये आपका काफी जरूरी कोट मैं समझता हूँ, और ये एक कंक्लूड करता है आपकी, जिसको आप इसको आप सवाल के इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, इसको आप अपने सवाल के एंड में भी लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि प्लीज डू कोट दिस इन योर एग्जाम और पेपर। ठीक है, शफीक अहमद कहते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। बिल्कुल जी, वेरी वेरी राइट, वेरी ट्रू।
अच्छा जी, अब हम आते हैं, मैं आप लोगों को क्योंकि एक इसका जो हमारे रेलिवेंट अटैचमेंट्स हैं वो भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको उसका भी वो मिल जाए पूरा एक, और इसके अलावा हम आपके अब सवाल एंड जवाब क्वेश्चन आंसर्स को भी एंटरटेन करेंगे साथ साथ। मैं आपको रेलिवेंट आर्टिकल्स और वीडियो लिंक्स जो हैं वो एक अटैच कर दूँगा ताकि आपको मिल जाएं। इसके अलावा आपके कोई सवाल हैं, यू कैन अनम्यूट योर माइक और राइट इट इन द चैट बॉक्स। ये आपके साथ लेक्चर अटैचमेंट्स का लिंक शेयर हो चुका है। इसमें आपके लेक्चर अटैचमेंट में बताता जाऊं, सबसे पहले एक वीडियो लिंक है। दिस वीडियो लिंक इज ऑफ इशरत हुसैन, जो बात करेंगे गवर्नेंस इन पाकिस्तान चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। ये आपने जरूर देखना है, 2 पार्ट्स का है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधे घंटे की होगी ये 2 पार्ट्स की, 15-15 मिनट्स की आई थिंक। तो वो आपने जरूर देखना ताकि आपके ये कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद आपने इसका रेलेवेंट आर्टिकल है, मैंने वो अटैच किया हुआ, द न्यूज का है वो क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस की बात करता है, वो आपने जरूर पढ़ना है। थर्डली, आपने सवाल अटेम्प्ट करना है, जो हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन होगा कि व्हाई इज पाकिस्तान फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट इन ऑर्डर टू ओवरकम द क्राइसिस। ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस भी करेंगे और आप मुझसे एवेलुएट भी करवा सकते हैं एट योर ईज। ठीक है, सब आई हैव अटैच्ड द लेक्चर अटैचमेंट्स इन द चैट बॉक्स, अगर आप वो कर दें। और किसी का कोई सवाल है तो वो जरूर पूछ सकते हैं, अब फ्लोर इज ओपन। रिजवान, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट भी करके पूछ सकते हैं। सवाल नहीं मिल रहा आपको लिंक? मैं एक और दफा अटैच कर देता हूँ अगर तो। अब आप देखें, शायद अब दोबारा मैंने एक और दफा शेयर किया है, अब आपको फुल्ली मिल चुका होगा। इसके अलावा अगर आपको अभी भी नहीं मिल रहा लिंक, तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप अपने माइक से म्यूट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। उसके अलावा कोई जनरल क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स और ऐसे के लिए तो बहुत ही जरूरी है ये। हमारा CEPI बाई वीकली बुलेटिन है, जो हमारे पेज से आपको मिलेगा, वो आप प्लीज जरूर पढ़ें। उसमें आपको रेलेवेंट आर्टिकल्स मिलेंगे, फॉरेन आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत ही एक MCQs की कंपाइलेशन है उसके अंदर, तो वो आप जरूर डू रेफर टू इट। हाउ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैन प्ले पिवटल रोल फॉर गुड गवर्नेंस। देखिए जी, जब आपकी लोकल गवर्नमेंट आती है तो आपका ग्रास रूट पार्टिसिपेट करता है लोकल गवर्नमेंट के अंदर। तो आपकी जो बेसिक जो आपका मसला है वो कोई MNA या MPA नहीं सॉल्व करता, वो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आप बात करते हैं, बातचीत होती है उनकी आम पब्लिक से, और वो मसले लेके जाते हैं फिर, और वो मसले सॉल्व करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को लाना जरूरी है ताकि आपकी ग्रास रूट जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके। अब आपको खुद भी पता होगा कि एक MNA MPA कितनी दफा अपने हल्के में आके विजिट कर लेता होगा। तो भैया हम देखते हैं कि एब्सेंस लोकल गवर्नमेंट का यहाँ बहुत ही एक वैक्यूम है, जो कि अगर हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स और काफी सारे जो मसले हैं उनका हल निकल सकता है लोकल गवर्नमेंट की बेसिस के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग बता सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवर registrations have started and we are starting our classes right after Eid.
तो आप लोग रजिस्टर करवा सकते हैं। अभी हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को आगाह करते जाऊं कि हमारी सीट जो है वो लिमिटेड हैं, क्योंकि हमारा स्टूडेंट बेस्ड अप्रोच है, 1-on-1 एक अप्रोच है, एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए हमारी जो है वो हमने लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं, तो विच आर ऑलमोस्ट फिल्ड अप नाउ, और काफ़ी ज़्यादा हमारी फिल अप हो चुकी हैं। और हमारा जो पहला बैच है उसमें, तो अगर आप चाहते हैं तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। जी, 4 मंथ की हमारी ड्यूरेशन है शेड्यूल। उसके अलावा हाउ मच इज़ द हिस्ट्री पार्ट ऑफ पाक ऑफिस एग्जाम? देखिए जी, इस पे थोड़ी-सी मैं आपको डिटेल्ड आंसर करता हूँ हिस्ट्री पार्ट का, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हिस्ट्री पार्ट जो है ना आपका आप ये देखते हैं कि जब से आपका सिलेबस रिफॉर्म हुआ है ना 2016 में, तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो है हिस्ट्री पार्ट वो उस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। 2021 में हम देखते हैं 1 सवाल आया, 2020 में इसी तरह 1 से 2 सवाल आए। बीच में आई थिंक 2018 या 2019 में तो आपका एक भी सवाल हिस्ट्री के पार्ट से नहीं आया था। तो इसकी हिस्ट्री की मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल इग्नोर करें, लेकिन आप पढ़ें ज़रूर इसको। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि जो हिस्ट्री के हमारे जो पाक अफेयर्स के एमसीक्यूज़ हैं, उसमें हिस्ट्री का पार्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो उसके लिए आप ज़रूर रेफ़र करें। तो मैं च कहूँगा कि आप प्लीज़ डू फोकस ऑन द हिस्ट्री पार्ट एज़ वेल। शफ़ीक, मैं एक लोकल गवर्नमेंट का एक और दफ़ा आपको रिपीट करता जाऊँ कि लोकल गवर्नमेंट जो है बड़ा इंटीग्रल पार्ट है एक पूरे गवर्नमेंटल सिस्टम का। किस तरह से कि आपकी जो ग्राउंड लेवल या ग्रास रूट लेवल जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बेसिस पे हो सकती है। जो जो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स हैं, पानी का मसला है, हेल्थ ये दूसरे मसले हैं, आपके सीवरेज का मसला है, ये सारे लोकल गवर्नमेंट के है कि आपके प्रोगेटिव्स होने चाहिए और होते हैं। बेसिकली ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट आ जाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एमएनए एमपी आएगा या फेडरल गवर्नमेंट का एमएनए आएगा, आपका जो है वो सॉल्व करेगा मसला। लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आपका मसला हल करते हैं, और इसलिए हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो होना बहुत जरूरी है। म्यूनसिपैलिटी का आप देखते हैं, ये बहुत ही जरूरी एक फैक्टर, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये चीजें चलती हैं। कैन यू डिस्कस अबाउट द राइटिंग स्टाइल्स ऑफ आंसर फॉर दिस पेपर? जी बिल्कुल शर्जील। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपको यही सवाल आ जाता है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस के बारे में, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो फॉर आप सबसे पहले ये आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आप जवाब अपना जब लिखते हैं उसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है? एक फॉर्मल आपने ओवरव्यू दे देना अपने सवाल का। सेकेंडली आप कहेंगे कि जी क्या हमारे की फैक्टर्स हैं गुड गवर्नेंस के, जो कि मैंने आपको बताए हैं, एक जो चार्ट भी बना होता है गुड गवर्नेंस का, ठीक है? उसके बाद हम आएंगे कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं बैड गवर्नेंस के पाकिस्तान के अंदर, या किस वजह से क्या नॉन एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान की, किस तरह से नॉन एग्जिस्टेंस है पाकिस्तान की गुड गवर्नेंस के अंदर, उसको हम कोट करेंगे। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की मैं बता रहा हूँ आपको, आपने हेडिंग्स डालनी है, ठीक है? आपने सब हेडिंग्स यूज करनी है, आपने रेलेवेंट डायग्राम्स बनानी है, आपने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आपने इंटरैक्टिव मैप्स बनाने हैं। ये आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, और एटलीस्ट आपको 6 पेजेस, जो 6 साइड्स हैं ऑफ अ पेज, वो लिखना जरूरी है एटलीस्ट। फिर ही आपका सफिशिएंट एक आंसर बन सकता है। ये थोड़ी सी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के बारे में। और कोई सवाल? अच्छा जी, सबा कहती हैं इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस में। देखिए जी, इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का जैसे मैंने आपको बताया है कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना वो ये वाई नेशंस फेल का एक वो है जिस्ट है कि वो कहते हैं कि जी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस, जो इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करते हैं कि जी सब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दें अपनी, आप वोट करें ज्यादा से ज्यादा, और ग्रास रूट ग्राउंड लेवल से जो है लोग पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट के अंदर भी, इलेक्शन में खड़े भी हों। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हर फैक्शन को वो देखें, स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेज जो है आप उनको भी देखें, छोटे दुकानदारों को भी देखें, उसके अलावा जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं उनको भी देखें, और उनको कहें कि किस तरह से उनको इंक्लूड करें सिस्टम के अंदर, ताकि वो इवेंचुअली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्यों कंट्रीब्यूट करें। इसी तरह हर फैक्शन में, पॉलिटिकल फैक्शन में, सोशल फैक्शन में, इकोनॉमिक फैक्शन में इंक्लूड करें, पॉलिटिकल आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंडक्ट करें, ताकि आपका एक ओवरऑल इंक्लूसिवनेस हो और ग्रोथ हो। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन ऑन द अदर हैंड जो होते हैं वो बिल्कुल भी इंक्लूसिवनेस की तरफ नहीं जाते, वो सोलली काम करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम ही हैं जो हैं, जो आम सोसाइटी का बंदा है वो तो कुछ है ही नहीं,
और उसको हम इंक्लूड भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट के अंदर, बेशक वो कितना कॉम्पिटेंट भी हो। तो दिस इन टर्न इफेक्ट्स गुड गवर्नेंस, आपकी गुड गवर्नेंस भी नहीं होती इसकी वजह से, और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन होते हैं एक तरह से ये। What are the timings of the classes? Do you provide recording of the class? Timings आलम अभी जो है हमारी डिसाइड हो रही हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारी शाम की टाइमिंग्स ही होंगी। आप लोग के से बहुत सारे बिजी भी होते हैं सुबह के टाइम, जिनके ऑफिस भी होते हैं, तो वो उनकी वजह से हमारी शाम की प्रॉब्ली टाइमिंग्स होंगी। एक दफ़ा फॉर्मली वैसे ये हो जाएगा, लिस्ट हमारे पेज पे आ जाएगा। और रिकॉर्डिंग्स भी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स जो है वो हमारी पेज पे डेमो क्लासेस की मौजूद है। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स का लेक्चर दिया था, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। आज का भी आपका लेक्चर जो है वो मौजूद होगा। शफीक कहते हैं, सर नाउअडेज आई एम रीडिंग बुक ऑफ डॉक्टर इशूज इन गवर्निंग द अनगवर्नेबल, बट इट टेक्स टाइम टू रीड द होल बुक सर, देयर मस्ट बी अ वीडियो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की शफीक, के वीडियो होनी चाहिए, और इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। हमारा एक पूरा इसके ऊपर प्लेलिस्ट बनेगी, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपसे बुक पूरी नहीं पढ़ी जाती, ये बेस हमारा टारगेटेड उन्हीं लोगों के लिए है, और बेसिकली आपके लिए है कि हम ला रहे हैं बुक एनालिसिस अपना, और वो 2 से 3 मिनट में हम बुक एनालिसिस या बुक रिव्यू करेंगे, जिसमें आपको हर जो ऐसी बुक्स हैं, जैसे गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, व्हाई नेशंस फेल है, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी है, इस तरह की बुक्स जो है ना आपको बताई जाएंगी कि किस तरह आपने कोट करना है अपने ऐसे के पेपर में, करंट अफेयर्स के पेपर में, पाक अफेयर्स के पेपर में, और किस तरह क्या इनका क्रक्स है, क्या ये बुक्स कहती हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए बुक की, ताकि कोई आपसे जनरली पूछे कि हाँ जी गवर्निंग द अनगवर्नेबल में क्या बात करता है वो इशरत हुसैन, तो आप उसको बता सकें कि जी ये बात होती है गवर्निंग द अनगवर्नेबल में। तो बिल्कुल जी, हमारी तकरीबन 40-50 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट बन रही है अभी, और इसमें सारी हम बुक्स मेन जो है वो कोट करते जाएंगे, और आपके लिए ये आसानी पैदा हो जाएगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए इस बारे में, इंशाल्लाह इस पे काम हो रहा है अभी हमारा। यू वेलकम। चलें जी, मेरा ख्याल है अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। अगर और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आप बेशक अनम्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। हमारी कल भी डेमो लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, परसों हमारा इंटरनेशनल लॉ का डेमो लेक्चर है, और संडे को हमारा जेंडर स्टडीज का लेक्चर है डेमो। तो डू ट्यून इन एंड डू लुक फॉर दैट, क्योंकि वो भी काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाले हैं। तो आई होप टू सी यू ऑल देयर, एंड आई होप टू सी यू ऑल joining the session as well, because our seats are limited once again, and they're filling up, so don't wait and jump in. इंग्लिश लिटरेचर का होगा डेमोन्स्ट्रेशन। सबा टू बी ऑनेस्ट, इंग्लिश लिटरेचर के एट द मोमेंट हमारे स्टूडेंट्स कम हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं करूंगा। अगर तो हमारे 2 से 3 स्टूडेंट्स, या अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, हमारे पास टीचर अवेलेबल हैं इंग्लिश लिटरेचर की, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर का थोड़ा सा मसला है कि स्टूडेंट्स कम ऑप्ट करते हैं। तो अगर तो उसके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, या आपके भी कोई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो प्लीज डू लेट अस नो, हम अरेंज कर देंगे डेमो सेशन आपके लिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बल्कि पूरा कोर्स भी, हम कोर्स तो है ही हमारा, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको हमने उस तरह से फॉर्मली डेमो लेक्चर्स का इसीलिए नहीं बनाया कि स्टूडेंट उसके वो होते हैं। आपकी सराउंडिंग कोई अच्छा, चलें इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का आपको पढ़ना है तो हम कर लेते हैं। आप बेशक हमारे व्हाट्सएप पे भी एक दफ़ा मैसेज ड्रॉप कर दें ये वाला, तो वो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से वो कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, thank you very much ji, thank you very much for joining in, and I hope to see you all in my classes in Pakistan Affairs as well. Thank you very much and have a great day. Allah Hafiz.